है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। 1971 में रिलीज़ हुई बहुचर्चित फिल्म जिसका नाम था पूरब और पश्चिम। नायक से जब सवाल पूछा गया कि भारत क्या है, भारत का विचार क्या है, भारत का दर्शन क्या है, तो पश्चिम से पूरब की मुलाकात करवाता हुआ हमारा नायक ये गीत उनके सामने प्रस्तुत करता है। आज हम खड़े हैं 2024 में। 2024 में जहां पर हमारे नायक बदल गए, हमारे गीत बदल गए, गीतों की जगह शायद आरोपों ने ले ली है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हिमांशु रावत और मैं हूं आपकी परीक्षाओं का साथी। अब तक आप समझ गए होंगे मैं किस विषय के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं आज की बड़ी खबर के ऊपर, जहां पर राहुल गांधी के विदेशी दौरे, राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे के बारे में पूरा देश बात कर रहा है। पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ है। तो ऐसा क्या कहा उन्होंने, ऐसा क्या किया उन्होंने अमेरिका में, जिसकी वजह से उनके बयान आज चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो चलिए बात करेंगे इस पूरे दौरे के बारे में, बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या कहा गया है जिससे ये आरोप तक राहुल गांधी के ऊपर लग रहे हैं कि उन्होंने देशद्रोह किया है। उनके ऊपर ये आरोप तक लग रहे हैं कि उन्होंने भारत की इमेज को बर्बाद किया है, खराब किया है। कितनी राजनीति है इसमें, कितनी सच्चाई है, इससे आज मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, आज की इस प्रेजेंटेशन की, तो किन किन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आने वाले 20 से 25 मिनट में, उसका सार मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राहुल गांधी अमेरिका में कर क्या रहे हैं, क्या करने गए हैं राहुल गांधी अमेरिका में, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल, उनका वो बयान, ऐसा क्या कहा उन्होंने जिस वजह से उन्हें सिख विरोधी कहा गया, ऐसा क्या कहा गया जिस वजह से 1984 का भूत दोबारा से हमारे सामने आया, ऐसा क्या कहा उन्होंने कि फिर से उन्हें याद दिलाया गया कि क्या हुआ था 1984 में और क्या बयान था उनके पिताजी का। तो सिखों से रिलेटेड उनके कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे उनकी विचारधारा और उनका दिया हुआ बयान जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस को टारगेट करते हुए दिया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं वो बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, किस तरीके से राहुल गांधी बात कर रहे हैं भारत की प्रजातंत्र के बारे में, भारत की डेमोक्रेसी के बारे में, और सबसे बड़ा मुद्दा किस तरीके से उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में अपना ओपिनियन सामने रखा है। क्या कहा है राहुल गांधी ने रिजर्वेशन के बारे में अमेरिका में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और एक एक करके इन सभी मुद्दों को डीप में एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला सवाल कि राहुल गांधी अमेरिका में कर क्या रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में नवंबर 2024 में इलेक्शंस शेड्यूल्ड हैं। एक तरफ हैं आपके रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ आपके सामने हैं कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट हैं, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। तो अमेरिका में राहुल गांधी इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से गए हैं और क्योंकि इंडियन डायस्पोरा एक बड़ी संख्या में अमेरिका में रहता है, वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो उस वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए राहुल गांधी गए हैं अमेरिका। तो क्या लगता है आपको, किसकी तरफ से, किसको सपोर्ट करने के लिए गए हैं राहुल गांधी? क्या वो ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए गए हैं या फिर वो गए हैं कमला हैरिस को सपोर्ट करने के लिए? उससे पहले आपको समझना पड़ेगा आइडियोलॉजीज़ के बारे में। जो आइडियोलॉजी भारत में है, जो आइडियोलॉजी आपको अमेरिका में भी देखने को मिलती है और जो आइडियोलॉजी आपको संपूर्ण विश्व में देखने को मिलती है। तो अगले 2 से 3 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा राइट विंग पॉलिटिक्स के बारे में और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि जब तक आप राइट विंग पॉलिटिक्स और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये पूरा मुद्दा समझ में नहीं आएगा। कम से कम ये तो समझ में नहीं आएगा कि राहुल गांधी अमेरिका क्यों गए हैं और राहुल गांधी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को या फिर वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कमला हैरिस को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और आपके डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं।
तो क्या डिफरेंस है दोनों की विचारधारा में? अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो इनकी विचारधारा को, इनकी पॉलिटिक्स को, इनकी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को हम राइट विंग पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें कमला हैरिस की, तो कमला हैरिस की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसे हम लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि भारत में बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसे राइट विंग पॉलिटिक्स कहा जाता है, और जो कांग्रेस की जो राजनीति है उसे लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूं। तो सपोज अगर मैं ये मान लूं कि ये एक स्केल है, और इस स्केल में ये आपका सेंटर है, ये है आपका राइट विंग, और ये है आपका लेफ्ट विंग। ठीक है, ये आपका राइट विंग हो गया, ये आपका लेफ्ट विंग हो गया। तो राइट विंग पॉलिटिशियंस की क्या पहचान है? इसके दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर्स होता है, जिन पैरामीटर्स में हम देखते हैं इकोनॉमी को, यानी अर्थव्यवस्था को, और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो पैरामीटर होता है जहां पर हम बात करते हैं कल्चर की, जहां पर हम बात करते हैं ट्रेडिशंस की, जहां पर हम बात करते हैं सोशल नॉर्म्स की, सोसाइटी की, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं लिबरलिज्म की, जहां पर हम बात करते हैं लिबर्टी की। तो अगर हम इस पैरामीटर में देखें तो पहला पैरामीटर है इकोनॉमिक्स, और दूसरा पैरामीटर ये है कि कौन सी पार्टी कंजर्वेटिव है और कौन सी पार्टी लिबरल है। जब मैं कंजर्वेटिव पार्टी की बात करता हूं, तो कंजर्वेटिव पार्टी वो पार्टीज होती हैं जो कि सोशल वैल्यूज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, जो रिलीजन को इंपॉर्टेंस देती है, वो पार्टी जो कल्चर को इंपॉर्टेंस देती हैं, सोशल नॉर्म्स को इंपॉर्टेंस देती हैं, एंड दे आर अ बिट कंजर्वेटिव, रूढ़िवादीता की तरफ वो ज़्यादा आकर्षित होती हैं। वहीं लिबरल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो कि कल्चर, जो कि सोशल नॉर्म्स, जो कि सोशल वैल्यूज, सोसाइटी, इनके ऊपर वरीयता देती हैं व्यक्तिगत अधिकारों को, यानी ये बात करती हैं लिबरल वैल्यूज की। ठीक, अगर आपको ये दो पैरामीटर समझ में आए तो हम आगे बढ़ते हैं। जब हम राइट विंग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पहली बात, राइट विंग पॉलिटिक्स जैसे जैसे आप स्केल के इधर इधर जाते रहोगे, वैसे वैसे ये कंजर्वेटिव्स होते रहेंगे। यानी अगर मैं बात करूं, मुझे अगर बीजेपी को कहीं पे रखना होगा तो बीजेपी यहां पर कहीं है राइट विंग पॉलिटिक्स में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो शायद मैं आरएसएस को यहां पे रखूंगा, और फिर मैं यहां पे बजरंग दल को रख सकता हूं। इसका मतलब इस स्केल में बीजेपी कंप्लीट राइट एंड पर नहीं है, राइट। तो अब आप कैसे पता कर सकते हो कि बीजेपी की फिलॉसफी क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप स्केल के इस तरफ मूव करोगे, वैसे वैसे विचारधारा कंजर्वेटिव होती रहेगी, वैसे वैसे सोशल नॉर्म्स के बारे में बात होगी, वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगी रिलीजन की बातें, यहां पर व्यक्तिगत अधिकारों की बातें नगण्य होंगी, कम होंगी। लेकिन जब हम इकोनॉमी की बात करें, तो जब आप राइट विंग पॉलिटिक्स में जाते हो, तो जैसे जैसे आप राइट विंग के एंड पर पहुंचोगे, वैसे वैसे पार्टीज जो होती हैं अर्थव्यवस्था के मामले में लिबरल होती हैं। यानी जो राइट विंग पॉलिटिक्स होती है, राइट विंग पार्टीज होती हैं, वो अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म्स करती हैं, वो मार्केट को पूरे तरीके से खोल देती हैं। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करेंगे तो उसमें वो काफ़ी क्लोज माइंडेड होती हैं। अब अगर हम बात करें लेफ्ट विंग की, यानी कि इस तरफ, यानी कांग्रेस वाला जो विचारधारा है, तो यहाँ पर चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। यानी यहाँ पर ये कंजर्वेटिव्स नहीं होते, यहाँ पर ये लिबरल होते हैं, यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, यहाँ पर ये समाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं व्यक्ति को। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? इकोनॉमिक्स में ये कंजर्वेटिव होते हैं, यानी ये मार्केट को नियंत्रित रखने का प्रयास करेंगे, ये ओपन मार्केट की फिलॉसफी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आप रिलेट कर पाओगे कि अमेरिका और भारत का क्या कनेक्शन है। यानी अगर राहुल गांधी को सपोर्ट करना होगा, तो राहुल गांधी करेंगे लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स को सपोर्ट, यानी कि वो सपोर्ट करेंगे कमला हैरिस को। और अगर बीजेपी को सपोर्ट करना होगा, तो वो सपोर्ट करेंगे राइट विंग पॉलिटिक्स को, यानी वो सपोर्ट करेंगे किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। और इसी वजह से राहुल गांधी गए हैं अमेरिका। जैसे आपने देखा होगा पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने गए थे नरेंद्र मोदी, और बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ था हाउडी मोदी के नाम से, राइट। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो ये बैकग्राउंड है कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब वो गए हैं तो बहुत कुछ ब्लंडर हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ कहा है उन्होंने, जिसको कई जगह पर सही तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, और कई जगह पर उसके ऊपर पॉलिटिक्स भी हो रही है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहला मुद्दा क्या है? फाइट इन इंडिया इफ अ सिख कैन वियर टर्बन, कड़ा, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी सेक्युलरिज्म के ऊपर बात कर रहे थे, भारत की परिस्थितियों के बारे में, भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर रहे थे, और तभी उन्होंने जो ऑडियंस थी, ऑडियंस में से किसी एक व्यक्ति को उठाया जो सरदार थे, सिख थे, और उनसे सवाल पूछा।
और उस जवाब में उन्होंने ये कहा कि अगर आप भारत में होते तो शायद आपके लिए पगड़ी पहनना मुश्किल होता, आपको स्ट्रगल करना पड़ता। अगर आप भारत में होते तो आपके लिए कड़ा पहनना मुश्किल था। तो जब उन्होंने ये कहा तो ये, अगर हम और आप बात करें तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन उनका ये कहना भारत की इमेज को वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर कहीं ना कहीं आप देखो तो एक दाग की तरह देखा जा रहा है। आप भारत के बारे में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, क्या ये सच्चाई है? क्या भारत में रिलीजियस फ्रीडम इतना कम आपको दिखाई दे रहा है कि सिख अपनी पगड़ी नहीं पहन सकते? क्या भारत में आपको रिलीजियस फ्रीडम इतना कम दिखाई दे रहा है कि कड़ा नहीं पहन सकते, आप बुर्का नहीं पहन सकते? क्या सच में भारत में ऐसा है? तो ये एक बड़ा सवाल था जिसकी वजह से ये चर्चाओं में आए। तो पहला तो मुद्दा ये है, इस मुद्दे को आगे खींचते हैं और फिर देखते हैं कि इसके इस बयान का क्या रेपरकशन होता है। तो जब इन्होंने ये बात बोली तो इसके रिस्पॉन्स में एक व्यक्ति हैं, ठीक है, ये व्यक्ति बहुत ही फेमस व्यक्ति है, आप जानेंगे इनके बारे में, गुरपतवंत सिंह पन्नू। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं वो एक बयान देते हैं, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं और ये कहते हैं कि जो हम इतने सालों से कह रहे थे उसी चीज को राहुल गांधी ने वर्ल्ड फोरम में कह दिया और उन्होंने उस चीज को एंडोर्स कर दिया। अगर हम पन्नू की बात करें तो कौन है पन्नू? जैसा कि हमने रिसर्च किया तो पता चला ही इज अ लीडर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। He advocates for a religion-based separate state to be split out from Punjab and many neighboring areas in India to be known as खालिस्तान। तो अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूं तो पन्नू साहब खालिस्तानी हैं और ये जो खालिस्तानी व्यक्ति है ये राहुल गांधी के दिए गए बयान को सहारा बनाकर अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है। तो क्या राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बोला वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या उन्होंने खालिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए वो सब चीजें बोली, या फिर उनके बयान का इस्तेमाल करके खालिस्तानी दोबारा से पिक्चर में आ रहे हैं, दोबारा से चर्चा में आ रहे हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ब्लंडर तो हुआ है, आपने जो स्टेटमेंट दिया उसकी सच्चाई के ऊपर तो बड़े सवाल हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट के मिसयूज कितने हो गए इसके बारे में शायद अब आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान टेररिस्ट गुरपतवंत पन्नू एंडोर्स राहुल गांधी थ्रेट टू सिख इन इंडियाज रिमार्क। और बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी चर्चाएं इस न्यूज़ के बारे में होने लगी कि किस तरीके से, किस इंटेंसिटी से पन्नू साहब राहुल गांधी की इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने उन्हीं के आइडियाज़ को प्रमोट किया है, उन्हीं के आइडियाज़ को अमेरिका के सामने रखा है, भारत की जनता के सामने रखा है। कौन है पन्नू? जैसा कि मैंने आपको बताया ही इज़ अ खालिस्तानी, और एक खालिस्तान जो ग्रुप है जिसका नाम है सिख्स फॉर जस्टिस, जिसको भारत में बैन किया गया है, उसके ये लीडर हैं। तो एक मिसमैच हो गया है, मिसकनेक्ट हो गया है, यहां पर एक बड़ा ब्लंडर देखने को मिला है। अब मैं आंकड़ों के साथ राहुल गांधी की इन बातों को सिरे से नकारना चाहूँगा, क्योंकि ये बातें मेरे देश की इमेज खराब करती हैं, ये बातें भारत की सही पिक्चर लोगों तक नहीं पहुंचाती हैं। और विडंबना आप देखिए कि जिस देश में रहकर, जिस देश में की यात्रा करते हुए, यानी अमेरिका की यात्रा करते हुए राहुल गांधी ने भारत में रिलीजियस इंटॉलरेंट के आरोप लगाए हैं, उसी देश की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है PEW रिसर्च फाउंडेशन। उसकी रिपोर्ट है 2021 की, जहां पर वो भारत के लोगों से पूछती है कि भारत में कितना रिलीजियस टॉलरेंस है या कितना रिलीजियस इनटॉलरेंस है। और आप चौंक जाएंगे जवाब देख के, एक एक करके देखते हैं। तो हिंदुओं से पूछा गया, दे आर वेरी फ्री टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, यानी कितने परसेंट हिंदू हैं जिन्होंने ये कहा कि वो अपनी मर्जी से, अपने अनुसार वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो अगर हम हिंदुओं की बात करें तो 91% हिंदूज दे बिलीव दैट दे कैन फॉलो देयर ओन रिलीजन। एंड इफ यू टॉक अबाउट मुस्लिम्स तो 89% मुस्लिम्स, उनका यह कहना है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से है। 89% मुस्लिम्स का यह मानना है कि भारत में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेद विभेद नहीं होता है। जब हम बात करेंगे क्रिश्चियंस की, 89% क्रिश्चियंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिखों की बात करें, जिनको मेंशन किया था राहुल गांधी ने, 82% सिखों का यह मानना है कि भारत में रिलीजियस इंटॉलरेंस कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बुद्धिस्ट की बात करें तो 93% और जैनियों की बात करें तो 85% और अगर ओवरऑल बात करें तो 91% भारतीयों का मानना है कि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है भारत के संविधान के द्वारा और भारत की राजनीति के द्वारा। दिस इज द रियलिटी। ये वो रियलिटी है जो आप और हम महसूस भी करते हैं। हमें किसी प्रकार की बंदिश नहीं है अपने धर्म का पालन करने में, और यही रियलिटी को PEW रिसर्च फाउंडेशन भी साबित करती है। और ये फाउंडेशन उसी देश की फाउंडेशन है जिस देश में राहुल गांधी ये बयान देके आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगली कंट्रोवर्सी क्या है? ये है एक बड़ा चेहरा, क्या नाम है इनका? इल्हान अब्दुल्ला उमर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दूसरा कंट्रोवर्शियल चेहरा है जो आपको देखने को मिला है राहुल गांधी के साथ, जिसकी वजह से बीजेपी क्रिटिसाइज कर रही है गांधी को। कौन है उमर? तो उमर एक पॉलिटिशियन है, अमेरिकन पॉलिटिशियन है। किस पोस्ट पर है? तो ये एक कांग्रेस मैन है या कांग्रेस विमेन है, राइट। सी इज अ मेंबर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी? जो अभी हमने बात किया, कमला हैरिस वाली जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उसी पार्टी की एक कांग्रेस वुमेन है या कांग्रेस मैन है या कांग्रेस पर्सन भी आप इन्हें कह सकते हैं। कौन? उमर अब्दुल्ला उमर, इल्हान अब्दुल्ला उमर। तो क्यों है चर्चाओं में? इसलिए है चर्चाओं में क्योंकि अगर आप इनका इतिहास देखो तो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देने में नंबर 1, अमेरिका में भारत की इमेज को खराब करने में नंबर 1, भारत के प्रति जहर उगलने में नंबर 1, हिंदू फोबिक कहा गया है इल्हान उमर को। कई लोगों का तो मानना है कि इल्हान उमर एक हिंदू फोबिक नेता हैं। इनको फोबिया है, जैसे आपने इस्लामोफोबिया शब्द सुना होगा, वैसे ही उमर के लिए जो शब्द यूज किया जाता है दैट इज हिंदू फोबिक। इल्हान उमर, यूएस कांग्रेस वुमेन नोन फॉर एंटी इंडिया स्टांस, हमेशा भारत के खिलाफ बात करना, हमेशा भारत के प्रति जहर उगलना। तो इस तरह की पर्सनैलिटी राहुल गांधी के बगल में खड़ी हुई आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इल्हान उमर की तो ये POK भी जा चुकी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी जा चुकी हैं और भारत के खिलाफ बयानबाजी कर चुकी हैं। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका, और अमेरिका की जो कांग्रेस है, अच्छा यहाँ पे अमेरिकन कांग्रेस का मतलब कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस ऐसा पार्टी नहीं है, वहाँ की जो संसद होती है उसी को कांग्रेस कहा जाता है। तो जब नरेंद्र मोदी कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए अमेरिका गए थे तो आपकी उमर ने इस मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया था और इस मीटिंग को उन्होंने स्किप कर दिया था। सो ये स्टैंड है उमर का, अब्दुल्ला उमर का, इल्हान अब्दुल्ला उमर का। तो शी इज नॉट ओनली अगेंस्ट नरेंद्र मोदी और बीजेपी, ऐसा लगता है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वो भारत के प्रति बहुत अच्छे विचार नहीं रखती हैं। तो ये भी एक बीजेपी की तरफ से बड़ा मुद्दा उठाया गया है कि इस तरह की व्यक्ति के साथ राहुल गांधी का खड़ा होना देश की इमेज के लिए सही नहीं है। और क्या कंट्रोवर्सी है? कंट्रोवर्सी है बयानबाजी जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए करी है, और हमेशा की तरह उन्होंने टारगेट किया है RSS को। तो क्या बोला उन्होंने RSS के लिए? बहुत कुछ बोला उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए और RSS के लिए, जैसे भारत के प्रधानमंत्री देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। देखो, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि आपके राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, आपके बीच में कंपटीशन हो सकता है, राइवलरी हो सकती है, लेकिन यू आर नॉट दुश्मन थोड़ी हो, एनिमी थोड़ी हो। और जब आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलते हैं विदेश में जाकर, तो कहीं ना कहीं आप भारत, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक देश की जनता के द्वारा चुने गए नेता हैं जिनकी आलोचना देश में होनी चाहिए, लेकिन देश के बाहर जब आप उनका अपमान कर रहे हैं तो आप नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। खैर, पॉलिटिक्स में नहीं जाते और देखते हैं कि न्यूज़ क्या है, खबर क्या है। तो खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है राहुल गांधी के द्वारा। दूसरा, उन्होंने एक तंज कसा है मोदी जी के ऊपर कि 56 इंच का सीना अब इतिहास है।
पूरे तरीके से हावी होने की कोशिश करी है राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर। और जो अभी इलेक्शन रिजल्ट आए थे 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे, और किस तरीके से बीजेपी को 305 से समेट कर और 240 तक लेके आ गए थे, इसको कांग्रेस अपनी एक बड़ी जीत मान रही है। और इसी वजह से राहुल गांधी खुलकर हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 के आसपास भी नहीं होती, ऐसा मानना है राहुल गांधी का। देखो 240 प्लस सीटें बीजेपी अपने दम पर लेके आई है। उसके बाद अपने सहयोगी दल यानी एनडीए की सीटों को अगर मिला लिया जाए तो 295 के आसपास सीटें बन रही हैं। और राहुल गांधी का वही कहना है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो 246 बिना आ पाते और शायद सरकार कांग्रेस की बनती। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। और क्या बोले, आरएसएस कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को कमतर मानता है। ये हमेशा से टारगेट करते आए हैं आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। और इसी वजह से फिर से उन्होंने आरएसएस जो है उसे टारगेट किया है। और उन्होंने आरएसएस को एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बताया है। उनका ये कहना है कि आरएसएस जो है वो धर्म की राजनीति करती है, और जिस वजह से भारत में धार्मिक जो बंटवारा है उसके पीछे वो आरएसएस को जिम्मेदार मानते हैं। विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन, क्या बोले राहुल गांधी। सबसे सेंसिटिव मुद्दे पर, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है आरक्षण। और अगर आप देखो इस बार के जो इलेक्शन हुए थे 2024 के, उसमें आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था। देश का संविधान खतरे में है, ये दूसरा बड़ा मुद्दा था। लेकिन जब अमेरिका जाते हैं राहुल गांधी तो वो कहते हैं कि जब स्थिति ठीक हो जाएंगी तो हम आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। और ये अपने आप में बहुत कंट्रारी है, क्योंकि जो स्टैंड रहा है पिछले इलेक्शंस में कांग्रेस का, उससे इतर, उससे अलग, पूरे तरीके से अलग बयानबाजी जो है वो अमेरिका में जाकर करके आए हैं राहुल गांधी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इतिहास समझें, थोड़ा सा इतिहास पढ़ें, तो आप जानेंगे कि राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार, उनकी वैचारिक स्थिति क्या थी आरक्षण को लेके। तो सबसे पहले अगर बात करें नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, तो उन्होंने स्वयं ये कहा कि नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के वो व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि नौकरियों में आरक्षण मिले किसी भी समाज को। और यही कारण है कि जब पहला ओबीसी आयोग बनता है, काका कालेलकर आयोग, तो उसकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। उसके बाद इंदिरा गांधी भी काका कालेलकर रिपोर्ट पर कोई काम नहीं करती। फिर आते हैं राजीव गांधी ने विरोध किया था मंडल कमीशन की सिफारिशों का। ये वही मंडल कमीशन है जिसने 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था, सिफारिश करी थी। और ओबीसी के आरक्षण को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन उस आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ हमें देखने को मिलते हैं राजीव गांधी। तो अगर हम गांधी परिवार का इतिहास देखें तो गांधी परिवार का जो इतिहास है वो आरक्षण के सख्त खिलाफ रहा है। और कहीं ना कहीं यही बात अमेरिका में राहुल गांधी के मुंह से भी निकल गई है। और भारत में इस चीज़ को लेके बड़ा बवाल मचा है। आप देखें, अमित शाह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि जब तक बीजेपी है तब तक आरक्षण रहेगा। क्या ऐसा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल। तो ये है अमित शाह का वो बयान जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। और लास्ट में क्या बोला अमित शाह ने, मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। तो आरक्षण के मुद्दे पर दोनों आमने सामने हो चुके हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके इस बयान को मिस इंटरप्रेट किया गया है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बट द रियलिटी इज कि मुंह से तो निकला है, कहा तो है, बोल तो दिया। और अगर आरक्षण के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधी परिवार का अगर इतिहास देखा जाए तो स्थिति काफ़ी क्लियर है कि वो असल में क्या चाहते हैं। और अगर स्थिति भाजपा की भी देखी जाए तो हम सब जानते हैं कि भाजपा की भी आरक्षण को लेकर क्या सोच है, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी के मुंह से भी एक बार निकला था कि आरक्षण के ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और ये विचार कहाँ होगा? ये विचार होगा संसद में। अगर कभी होगा तो दिल्ली से नीतियां बनेंगी, दिल्ली से तय होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है?
दिल्ली में क्या घटनाक्रम है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर वो सिर्फ एक अफवाह है या फिर वो सच्चाई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूं हमारे दूसरे वीडियो का, जहां पर मैंने दिल्ली में जो संकट है, संवैधानिक संकट है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की जो बात चल रही है, उसका एक एनालिसिस किया है। तो मैं नीचे लिंक भी आपको दे दूंगा और ऊपर मैं आपको दे दूंगा इसका अटैचमेंट कहते हैं उसे, तो मैं उसका अटैचमेंट भी आपको दे दूंगा और आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं हिमांशु रावत लेना चाहूँगा आपकी विदा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।